Good morning students, class 11th political science. In this video we are going to discuss about the executive. जो चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव. इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years. हम सब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है. His election method is similar to that of the president. That only difference is that the member of state legislature are not part of the electoral college. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह ही होता है. बस इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर उसमें शामिल नहीं होते. अदरवाइज जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स शामिल होते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ अ राज्यसभा पास्ड बाय अ मेजॉरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा. वाइस प्रेसिडेंट को हम कब रिमूव कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से सिर्फ तब रिमूव किया जा सकता है जब रेजोल्यूशन, जब इस राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे और वो जो रेजोल्यूशन जिसको राज्यसभा ने पास किया है उसको लोकसभा की मेजोरिटी हासिल हो जाए, यानी लोकसभा के ज़रिए वो मेजोरिटी से पास हो जाए, तब कहीं जाके हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करता है. एंड टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी बाय द रीजन ऑफ डेथ, रेजाइनेशन, रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट और अदरवाइज. और जब प्रेसिडेंट अपने की ऑफिस में खाली होती है या प्रेसिडेंट के एब्सेंस में आप इसे कह सकते हैं. अब वो एब्सेंस कुछ भी हो सकती है. प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे देते हैं या उन्हें इम्पीचमेंट के ज़रिए हटा दिया जाता है या कोई भी रीज़न होता है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के तमाम कामों को अंजाम देते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. और जब तक के नए प्रेसिडेंट का इलेक्ट नहीं किया जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं. बी डी जट्टी एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ द फर्रुखुद्दीन अली अहमद अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड. बी डी जट्टी एक वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, जिन्होंने प्रेसिडेंट की तरह काम किया प्रेसिडेंट की एब्सेंस में, क्योंकि जो फर्रुखुद्दीन अली अहमद थे उनका इंतकाल हो गया था. वो प्रेसिडेंट थे और जब उनका इंतकाल हो गया और उनकी जो ऑफिस थी खाली हो गई, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट के फर्रुखुद्दीन अली अहमद के तमाम कामों को वाइस प्रेसिडेंट बी डी जट्टी ने अंजाम दिया. और ये उस वक्त तक चलता है सिलसिला जब तक कि नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता. नेक्स्ट टॉपिक बेटे हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट प्राइम मिनिस्टर. देखो, प्राइम मिनिस्टर के बिना अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो ये बिल्कुल गलत होगा. प्राइम मिनिस्टर है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेफिनेटली होगी. दिस कार्टून शो हाउ लिटरली द प्राइम मिनिस्टर लीड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये जो कार्टून है, जो आपकी पिक्चर में, जो मतलब बुक में जो ये कार्टून बनाया गया है, ये कार्टून इस बात को दर्शा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हैं जो आगे सबसे हैं और उनको पूरी एक मंडली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी टोली है जो उनको फॉलो कर रही है. यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं. No discussion of government or politics in India would normally take place without
मेंशनिंग वन ऑफिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट की किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन है, कोई भी पॉलिसी बनानी है गवर्नमेंट में, या किसी भी तरह की कोई भी बदलाव है, कोई भी चीज़ शुरू करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किए बगैर उसकी शुरुआत कर दी जाए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को उन सबको मेंशन करना ज़रूरी होता है। कैन यू इमेजिन व्हाई दिस सो? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? We have already seen earlier in this chapter that the president exercises power only on the advice of the council of minister। मैंने आपको बताया था जब इस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट अपनी तमाम पावरों का इस्तेमाल किसके एडवाइस पर करते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन लीड करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करने का काम है प्राइम मिनिस्टर का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। Therefore, as head of the council of minister, the prime minister become the most important functionary of the government in our country। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में क्योंकि डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए हमारे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेन है गवर्नमेंट का, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो किसका है? वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। लिखा ना, द प्राइम मिनिस्टर बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाला जो कारकुन है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें, इट इज़ एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर ये वो बंदा होता है जिसको लोकसभा में मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल होता है। दिस सपोर्ट बाय द मेजोरिटी आल्सो मेक द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। और यही जो मेजोरिटी का सपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर को हासिल होता है, यही प्राइम मिनिस्टर को एक पावरफुल बंदा बनाता है। द प्राइम मिनिस्टर लूजेज द ऑफिस फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्राइम मिनिस्टर लूजेज द ऑफिस, अगर मान लीजिए द मूवमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज लॉ, अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा में सपोर्ट खत्म हो जाए, वो सपोर्ट खो दे, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी जो पोजीशन है, अपनी पोजीशन से हाथ धो सकते हैं। फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड द मेजोरिटी इन लोकसभा। आज़ादी के बाद से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी को काफ़ी सालों तक लोकसभा में मेजोरिटी हासिल रही, एंड इट्स लीडर वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और इसी पार्टी के जो लीडर्स थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। Since 1989 there have been many occasions when no party had majority in लोकसभा। अगर 1989 से हम देखें तो हमें पता चलता है कि लोकसभा में ऐसा कई बार हुआ कि कोई पार्टी नहीं थी जिसको कि मेजोरिटी हासिल हो। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। और ऐसी कंडीशन में जब किसी भी पार्टी को मतलब कोई क्लियर का मेजोरिटी हासिल नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में कई पार्टीज मिलती हैं एक साथ, मिलकर वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। दैट हैज़ मेजोरिटी इन हाउस। और फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है फिर उसकी मेजोरिटी चलती है हाउस में। इन सच सिचुएशन लीडर हु इज़ एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है? वो लीडर जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, मतलब एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि जिसकी फेवर में जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसके ज़्यादातर लोग या पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी फेवर में वोट दे देते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसको हम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब गवर्नमेंट को या जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है। कोलिशन बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर्मली अ लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एट द प्राइम मिनिस्टर। और वो बंदा, वो लीडर जिसको मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल होता है उसी को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर चुना जाता है। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ये तय करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन से मिनिस्टर होंगे। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट रैंक एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनको किसको कौन सा ऑफिस देना है, किसको कौन सी रैंक देनी है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। और ये डिपेंड करता है कि जो बंदा है, जो मिनिस्टर है, वो कितना सीनियर है, उसकी सिंसियरिटी, उसकी सीनियरिटी के बेस पर
और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, इन तमाम चीज़ों को देखकर डिसाइड किया जाता है कि किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है। द मिनिस्टर आर गिविंग द रैंक ऑफ द कैबिनेट, और उसी हिसाब से कैबिनेट में उन्हें रैंक दी जाती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर में उन्हें रैंक दी जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रैंक इस तरह से दी जाती है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा या फिर डिप्टी मिनिस्टर होगा, ये है रैंक। इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट चूज द मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कॉलिशन। इसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर जो राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपने खुद की पार्टी या कॉलिशन पार्टी से मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो सभी लोग पार्लियामेंट के कौन होते हैं, मेंबर्स। इफ़ समवन बिकम एज अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, विदाउट बीइंग एन MP सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन दिस 6 month। अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट विद इन दी 6 month, यानी कि अगर 6 महीनों के अंदर उसको इलेक्ट करके ये बताना होता है कि ये बंदा यहाँ का मेंबर, यानी कि 6 महीने में तरह से ये है कि 6 महीने में उन्हें वहाँ पर जाकर हाउस में अपने प्रेजेंस को बताना होता है कि वो मेंबर हैं। अगर वो नहीं जाते तो उनकी जो मेंबरशिप होती है वो हाउस की मेंबरशिप कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। There were some members in the Constituent Assembly who felt the minister should be elected by the legislature, not selected by the Prime Minister or Chief Minister. Constituent Assembly में कुछ members ऐसे होते हैं जिनको कि मिनिस्टर लेजिस्लेचर के ज़रिए जिनको इलेक्ट करना चाहिए, ना कि उनको सिलेक्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर या चीफ, यानी कि उनको प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट नहीं करते बल्कि उनको लेजिस्लेचर के ज़रिए इलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे स्विच सिस्टम अंडर विच द लेजिस्लेचर इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव फॉर सर्टेन पीरियड। के स्विच सिस्टम में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होती है वो कुछ एग्जीक्यूटिव्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट करती है। इज टू माई माइंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंस। दिस सिस्टम ऑफ द सिंगल ट्रांसफर वोट इज़ द बेस्ट सिस्टम दैट कैन बी अडोप्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये जो किया जाता है अपॉइंटमेंट, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेस पर किया जाता है, इसलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को बेस्ट कहा जाता है कि इस सिस्टम के बेस पर हम एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन दैट ऑल इंटरेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड एंड नो पार्टी इन द लेजिस्लेचर विल हैव एनी ओकेजन टू फील दैट इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होना चाहिए। बिफोर द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर वर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। 91st जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, उसमें उससे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज़ था वो डिटरमाइन था, और ये किस तरह से था कि क्या टाइम है, रिक्वायरमेंट क्या, सिचुएशन क्या, उसके हिसाब से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज़ है वो डिसाइड किया जाता है। बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन ये साइज़ बढ़ता चला गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज़ है वो बढ़ता चला गया। बिसाइड व्हेन नो पार्टी हैड अ क्लियर मेजोरिटी, मान लीजिए जब किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी हासिल नहीं होती, there was a temptation to win over the support of the members of the parliament by giving them ministerial position, as there was no restriction on the number
ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लीजिए जब किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी हासिल नहीं होती और दे वाज अ टेम्पटेशन टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको एक मिनिस्ट्रियल पोजीशन दे दी जाती है जिसके ऊपर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती ऑन द नंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर या कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। दिस वाज हैपनिंग इन मैनी स्टेट, और ऐसा कई राज्यों में देखा गया है। देयरफॉर एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट, तो इस सब को देखते हुए महसूस किया गया कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज़ है उसको फिक्स्ड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स्ड होगा तो एक लिमिट पता है कि इतने लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकते हैं। तो द एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो ये डिसाइड किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% यानी कि लोकसभा के जो टोटल मेंबरशिप हैं अगर उसका परसेंटेज देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है ना उसके परसेंटेज के हिसाब से 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स नहीं बढ़ने चाहिए। ये इस तरह की चीज़ों को कहाँ फॉलो किया जाता है, ये कंडीशन है स्टेट के लिए। In the chapter on the legislature, you will study in detail various mechanisms through which the parliament control the executive. But remember that the most important feature of parliamentary executive is the executive is routinely under the control and the supervision of legislature. देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या करती है, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही है कि जो एग्जीक्यूटिव के इज़ रूटीनली अंडर द कंट्रोल, के जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के कंट्रोल और सुपरविजन में काम करती है। कौन? एग्जीक्यूटिव। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने तमाम कामों के लिए लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल होती है। दिस प्रोविजन मीन्स दैट द मिनिस्टर्स This provision means that a ministry which lose confidence of Lok Sabha is obliged to resign. इस प्रोविज़न से हमें ये पता चलता है, इसका मतलब सीधे तौर पर ये है कि जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी या अपना कॉन्फिडेंस खो देगी उसको अपनी पोस्ट से या जो भी उसके पास ऑफिस होगा उससे उसको रिज़ाइन देना पड़ जाएगा या पड़ सकता है। The principle indicate that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively govern on behalf of the parliament. Collective responsibility is based on the principle of the solidarity of the cabinet, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो जो भी काम करती है, जो भी वो काम कर रही है, वो उन तमाम कामों के लिए लेजिस्लेचर को कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगी। It implies that a vote of no confidence given against a single minister lead to the resignation of the entire council of minister. मान लीजिए अगर किसी एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना होता है। It also indicates that if a minister does not agree with the policy or the decision of the cabinet, he or she must either accept the decision or resign. मान लीजिए कोई मिनिस्टर है जो पॉलिसी से, कैबिनेट की डिसीजन और पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, या तो वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर वो जो भी डिसीजन लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजाइन दे दे। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर टू परसू और एग्री टू पॉलिसी फॉर विच देयर इज़ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। और तमाम मिनिस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो उस पॉलिसी को या तो अपना रजामंदी दें या फिर वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय द प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। भारत में प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा पावर्स हासिल हैं और गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। बिना प्राइम मिनिस्टर के हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। द काउंसिल्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर।
क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एग्जिस्टेंस ही प्राइम मिनिस्टर के बाद होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही जो बाकी मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। हैज़ टेकन द ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर अपने ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं, उसके बाद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्जिस्टेंस या उसको बनाया जाता है। द डेथ और द रिजाइनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लीजिए कभी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व माना जाता है। बट द डिमाइज, डिसमिसल और रिजाइनेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ओनली क्रिएट अ मिनिस्टेरियल वैकेंसी। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टेरियल पोस्ट होती हैं वो सारी वेकेंट हो जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन वन हैंड, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड। प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर वो एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच भी। It is this role of the Prime Minister which led Pandit Nehru to describe him as the linchpin of government. It is this role of Prime Minister. ये इस तरह का जो रोल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्ले कर चुके हैं। और उनके बारे में क्या कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा, डिस्क्राइब हिम, उन्होंने इस रोल को कहा लिंचिप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर एक लिंक की तरह काम करता है तो वहाँ पर उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज़ की, लिंचिप ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्रपोजल ऑफ फॉर लेजिस्लेशन। प्राइम मिनिस्टर के लिए एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ये भी है कि वो प्रेसिडेंट से बातचीत करे उन तमाम मैटर्स पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, और यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजंस लिए हैं उन सब डिसीजंस पर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट से बातचीत करें। और ये मैटर ये कौन से मैटर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी यूनियन अफेयर, यूनियन लिस्ट के यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं, या लेजिस्लेचर में किसी बिल को लेकर कोई प्रपोजल पास होना है, रिजेक्ट होना, इस तरह के मैटर्स पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजंस लिए हैं तो उनको लेकर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बातचीत करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, उन सब में प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। Thus the power wielded by the Prime Minister flow from various sources। प्राइम मिनिस्टर की ज़रिए जो भी इस तरह हम कह सकते हैं कि पावर, जो भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कई मतलब अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग तरीके से वो उनको यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी एक पावर है प्राइम मिनिस्टर की। लीडरशिप ऑफ लोकसभा, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर की एक लीडरशिप पोजीशन होती है, ये भी एक पावर है। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, यानी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन पर उनको कमांड देना जो भी है, ये भी पावर है प्राइम मिनिस्टर की। एक्सेस टू मीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ द पर्सनालिटीज ड्यूरिंग इलेक्शन, प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर्स ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्री एज वेल एज फॉरेन विजिट। तो ये तमाम वो पावर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स को हासिल हैं। बेटा यही टॉपिक हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।